नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। ये क्लास हमारी BA तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए होगी, इतिहास विषय की। तो कल हमने पढ़ा था BA तृतीय वर्ष के छात्रों के द्वारा बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, और उसके दौरान हमने बंगाल के नवाबों और अंग्रेज़ों के मध्य होने वाले संघर्ष के बारे में पढ़ा। उन्हीं संघर्ष में से हमने अलीवर्दी खां और अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष, नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष, और नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो भी पढ़ा था हमने। उसके पश्चात हमने किस तरीके से मीर जाफ़र ने नवाब सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करके बंगाल का नवाब बनता है और अंग्रेज़ों से साठगांठ कर लेता है। और मीर जाफ़र के बारे में हमने कल पढ़ा। मीर जाफ़र और अंग्रेज़ों के मध्य जो संघर्ष हुआ उसमें किस तरीके से मीर जाफ़र को गद्दी से बर्खास्त करके उसके दामाद मीर कासिम को नियुक्त कर दिया जाता है। और मीर कासिम और अंग्रेज़ों के मध्य किस तरह का गोपनीय समझौता होता है 1760 ईस्वी में। उसके तहत अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को नवाब बनाना तय किया और मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को अपने आर्थिक हितों का फ़ायदा पहुंचाने की बात तय की। तो 1760 ईस्वी में इनके साथ जो समझौता हुआ था उसमें तो नवाब मीर कासिम ने अत्यधिक धन अंग्रेज़ों को दिया और इस कारण से उन्होंने नवाब बंगाल का बंगाल बना दिया गया। अब बात करते हैं मीर कासिम की। मीर कासिम 1760 ईस्वी में नवाब बनता है। मीर कासिम 1760 ईस्वी में नवाब बनता है। उससे पहले पूर्णिया रंगपुर का फौजदार था और कुलीन वंश से, ये शाही वंश से ही आता है, क्योंकि इसी कारण मीर जाफ़र ने इसे अपना दामाद बनाया था। जब मीर जाफ़र के पुत्र मीरन की मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। मीरन ने ही सिराजुद्दौला की हत्या की थी और मीरन की हत्या कर दी जाती है उस समय। तो मीरन उस समय नायब नवाब था और नायब नवाब के पद जब रिक्त हो जाता है तब मीर कासिम की वहाँ नियुक्ति की जाती है। और मीर कासिम की नियुक्ति करने के पश्चात मीर कासिम की महत्वाकांक्षाएं अत्यधिक जाग जाती है और वह नवाब बनने के सपने देखने लग जाता है और किस तरीके से मीर जाफ़र को हटाया जाए इसके बारे में सोचने लग जाता है और अंग्रेज़ों से गुप्त समझौता कर लेता है। उस समझौते के तहत अंग्रेज़ों द्वारा मीर कासिम को नवाब बनाना तय किया जाता है और बदले में आर्थिक हितों को फ़ायदा पहुंचाने की बात मीर कासिम के द्वारा की जाती है। जब मीर कासिम नवाब बन जाता है 1760 ईस्वी में तो उसके समक्ष कई समस्याएं आती है। उन समस्याओं को कैसे समाधान करता है? मीर कासिम बहुत ही महत्वाकांक्षी, योग्य और कुशल शासक था। मीर जाफ़र ने जिस प्रकार सिराजुद्दौला को धोखा दिया उसी प्रकार मीर कासिम ने मीर जाफ़र को धोखा देकर नवाब की गद्दी हत्या ली थी। मीर जाफ़र के साथ एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही सही हुआ, क्योंकि उसने भी विश्वासघात किया था और मीर कासिम ने भी उसके साथ विश्वासघात कर दिया। जब मीर कासिम नवाब की गद्दी पे बैठता है बंगाल में तो उसके समक्ष कई समस्या आती है। पहले तो सरकारी जो खजाना नवाब का कोष था वह खाली हो गया, क्योंकि मीर जाफ़र ने अपने को नवाब बनाने में अंग्रेज़ों को खूब सारी रिश्वत और भेंटें दी थी, जिससे खजाना खाली हो गया। तो ये खजाने धन की समस्या उसके समक्ष आ जाती, क्योंकि अंग्रेज़ भी निरंतर धन की मांग कर रहे थे और इसी समझौते के आधार पर मीर कासिम को भी शासक बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इस तरह उनका कोष रिक्त हो जाता है। तो सबसे पहले मीर कासिम द्वारा कोष को भरने का प्रयास किया जाता है और जितने भी जो धनवान व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है कि ये मीर जाफ़र से मिले हुए हैं, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। और उसके पश्चात सरकारी खर्च में कमी कर दी जाती है। जो सरकारी खर्च है, सरकारी खर्च उसमें कमी कर दी जाती है मीर कासिम के द्वारा। जो सरकारी पदों में नियुक्त व्यक्ति जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको हटा दिया जाता है। इस तरह धन की समस्या का समाधान और राजस्व विभाग की पुनर्स्थापना की जाती है। राजस्व विभाग में नई नियुक्तियां की जाती है और राजस्व विभाग का पुनर्गठन किया जाता है ताकि जो टैक्स है उसको सही तरीके से वसूला जाए। उसके पश्चात उसके समक्ष कई प्रतिद्वंदी थे, जो उसके प्रतिद्वंदियों की समस्या थी जो उसके राज्य पर आक्रमण है उसके
बंगाल पर आक्रमण कर सकते। उनमें से मराठाओं का आतंक निरंतर बढ़ता जा रहा था। मराठाओं द्वारा चौथ व सरदेशमुख की वसूली जाती थी। इन समस्याओं से समाधान पाने का प्रयास किया और मराठाओं के साथ निरंतर उसने समझौते किए। उसके पश्चात शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह था, अभी भी वह बंगाल में अपनी किस्मत आजमाना चाहता, क्योंकि वह दर दर भटकता हुआ ठोकरें खा रहा था। तो शाह आलम मुगल बादशाह, उसके द्वारा बंगाल पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता, अभी भी उसका आक्रमण करने का मंसूबा बना हुआ था। तो वो भी एक समस्या थी। बिहार और वीरभूम के जो जमींदार है उसके वो भी बराबर के प्रतिद्वंद। बिहार का जमींदार रामनारायण के बारे में हमने कल भी बात की थी। राम नारायण ये उसके आदेशों की अवहेलना कर रहा था और अंग्रेजों का स्वामी भक्त बना हुआ था। तो ये किसी तरह भी नुकसान पहुंचा दे सकता था इसको, मीर कासिम को। उसके पश्चात वीरभूम का जमींदार भी उसको समय समय पर राजस्व नहीं दे रहा था। अवध का नवाब जो सामान उसकी सीमाएं, अवध के नवाब की सीमाएं मीर कासिम से बंगाल के साथ लगती थी और अवध का नवाब भी अपने राज्य विस्तार का स्वप्न देख रहा था। बंगाल का नवाब बनने के पश्चात मीर कासिम के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया जाता, सेना का पुनर्गठन किया जाता, राजस्व विभाग का पुनर्गठन किया जाता ताकि रेवेन्यू को सही तरीके से कलेक्ट किया जा सके, राजस्व को कलेक्ट किया जा सके। टैक्स, जिसे राजस्व का अर्थ आप समझेंगे कि टैक्स को सही तरीके से कलेक्ट किया जा सके। उसके बाद उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के डर से, जिनका ईस्ट इंडिया कंपनी का अत्यधिक हस्तक्षेप शासन में बढ़ रहा था और निरंतर धन की मांग उनके द्वारा की जा रही थी, सबसे पहले नवाब ने निश्चय किया कि हमें राजधानी कलकत्ता से दूर ले जानी है और राजधानी को मुर्शिदाबाद से वह मुंगेर लेकर चला जाता है। ये यहाँ कलकत्ता से, जो मुर्शिदाबाद उसकी राजधानी थी पहले बंगाल की, उसे मुंगेर लेकर चला जाता है ताकि वह शासन में हस्तक्षेप और बेदखल अंग्रेजों का अत्यधिक ना बढ़े और वह अपनी इच्छा अनुसार शासन कर सके। इस तरह मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी को ट्रांसफर कर लिया। उसी वक्त मुंगेर के अंदर उसके द्वारा क्या किया जाता है, युद्ध की तैयारियां भी प्रारंभ कर दी जाती है, क्योंकि उसे पता था कि युद्ध अवश्यंभावी है। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी पहुंचने के पश्चात मुंगेर में तोपों का कारखाना लगाया जाता है और बारूद बनाने की फैक्ट्रियां भी स्थापित कर ली जाती है। युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी जाती है। अपनी राजधानी मुंगेर लेने, एक समस्या उसके पास जमींदार और विरोधियों की थी। जो मीर जाफर के समर्थक थे, वो हितैषी थे, वो मीर कासिम का विरोध करते थे। उन विरोधियों और जमींदारों का भी उसने दमन किया, क्योंकि जमींदार समय समय पर राजस्व देने से मना कर रहे थे। तो जमींदारों और विरोधियों का दमन कर दिया। अब अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य पुनर्संघर्ष की परिस्थितियां पैदा हो जाती है। मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य समझौता हुआ, लेकिन वो समझौता ज़्यादा समय तक चल नहीं पाता है, क्योंकि निरंतर अंग्रेजों द्वारा धन की मांग की जाती है, जिसे मीर कासिम द्वारा पूर्ण नहीं किया जा सकता। और मीर कासिम भी महत्वाकांक्षी और कुशल शासक था, वह अंग्रेजों की नीति को अच्छी तरीके से भांप गया था, इसलिए उसने अंग्रेजों का विरोध शुरू करने गया। उस समय की बात है, शाह आलम द्वितीय इधर उधर घूम रहा था, भटक रहा था। उसी दौरान शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह, उसने अंग्रेजों से गुहार की कि मुझे दिल्ली के सिंहासन पर पुनः बिठाने में आप मेरी मदद कीजिए। तो अंग्रेजों ने इसकी बात को स्वीकार कर दिया और अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय का पटना में राजसी ठाठ बात से एक शाही सम्मान किया गया। उसी शाही सम्मान में बुलाया गया मीर कासिम को और मीर कासिम को 12 लाख रुपए नजराना देने की बात कही गई। 12 लाख रुपए ये जो है मीर कासिम को मुगल बादशाह को भेंट देने के लिए कहा और इसकी अधीनता स्वीकार कर इसके अनुसार शासन करने के लिए कहा। तो मीर कासिम ने सोचा निकट भविष्य में जाकर मेरी स्वतंत्रता भी समाप्त हो सकती है। तो ये अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण बना। उसके पश्चात जो दस्तक मैंने कई बार पिछली कक्षाओं में जिक्र किया, 1717 ईस्वी में जो फ्री पास है, जो निःशुल्क व्यापार की आज्ञा है, जो फर्रुख शेर द्वारा 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को दी गई, उसका दुरुपयोग निरंतर
किया जा रहा था। बंगाल में अंग्रेज व्यापारियों के द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा और जो राजस्व जो टैक्स था वो नवाब को नहीं दिया जा रहा था। इससे वहाँ के व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। व्यापारियों ने इस बात का विरोध किया तो वेंसी टोड के साथ मीर कासिम ने इसकी शिकायत की, दस्ते की। तो वेंसी टोड ने कलकत्ता काउंसिल के पास ये बात रखी और वेंसी टोड ने कहा कि 9% तो टैक्स देना ही चाहिए अंग्रेज़ों को और भारतीयों को 25 से 30% टैक्स देना चाहिए। तो इसी दौरान कलकत्ता काउंसिल के द्वारा वेंसी टोड की जो अंग्रेज अधिकारी थे उसकी बात खारिज कर दी जाती है। तो इससे क्रुद्ध और नाराज होकर बंगाल के नवाब ने भारतीय व्यापारियों को भी फ्री में व्यापार करने की आज्ञा दे दी, जिससे अंग्रेज़ों और भारतीयों के दोनों व्यापारी समान हो गए और उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और अंग्रेज व्यापारियों को लाभ नहीं हो रहा था। तो इन्होंने अंग्रेज़ों ने इस बात का विरोध किया और नवाब से आग्रह किया कि पुनः इसे वापस लिया जाए। उस दस्तक को लेकर उसके द्वारा 2 अंग्रेज अधिकारी भी बात करने के लिए भेजे जाते हैं, जिनमें से एक की हत्या नवाब के द्वारा कर दी जाती है। अब वर्धमान और मिदनापुर चिटगांव की जो जमींदारी थी ये अंग्रेज़ों को मीर कासिम ने दी थी, जो 1760 ईस्वी में इनके मध्य गुप्त समझौता हुआ नवाब बनाने के लिए। तो उसके दौरान अंग्रेज़ों की सेना के वे खर्च के लिए ये 3 गांवों की जमींदारी की। इनसे प्राप्त आय से अंग्रेज़ों की सेना का खर्च पूरा किया जाएगा और इन तीनों गांवों की जमींदारी मीर कासिम के द्वारा पुनः वापस मांग ली जाती है और इनसे प्राप्त राजस्व को मांग लिया, क्योंकि मीर कासिम आरोप लगाते हैं जिस सेना के लिए आपको मैंने ये 3 गांव की जमींदारी दी उसी सेना का प्रयोग मेरे विरोध में हो रहा है। अब है और अमायत को मुंगेर भेजा जाता है मीर कासिम से मिलने के लिए और जो दस्तक पर उन्होंने जो अपना फैसला लिया था भारतीय व्यापारियों को भी फ्री पास दे दिया गया, दस्तक जारी कर दिया गया। तो उसे समाप्त करने के लिए इन्हें समझौता करने के लिए भेजा जाता है और अमायत में से है को नवाब के द्वारा क्रुद्ध होकर बंदी बना लिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है और अमायत वहाँ से निकल कर भाग जाता है। जब अमायत वहाँ से निकल कर भाग जाता है वह पटना पहुंचता है। इस बात का जब कलकत्ता काउंसिल को पता चलता है तो वो एक अंग्रेज अधिकारी को सेना लेकर आक्रमण करने के लिए भेजते हैं। उनमें से एलिस वहाँ पटना पहुंचता है। अब बात करें हम एलिस की पटना पहुंचता है और पटना पर आक्रमण कर देता है, वहाँ की जनता के साथ मारपीट करता है और निर्दोष जनता की हत्या करता है। इसी झड़प में अमायत की तो मृत्यु हो जाती है और एलिस पटना पर अधिकार करता है, लेकिन बंगाल के नवाब द्वारा पुनः सेना भेजकर पटना पर पुनः अधिकार कर लिया जाता है। फिर कलकत्ता काउंसिल के द्वारा एडम्स को नेतृत्व देकर, एडम्स अंग्रेज अधिकारी उसको नेतृत्व देकर भेजा जाता है और बंगाल के नवाब को हटाने का आदेश दिया जाता है और दूसरे नवाब को बैठाने का कहा जाता है। उसी दौरान एडम्स अपनी सेना भारी भरकम सेना लेकर पहुंचता है और बंगाल के नवाब मीर कासिम और एडम्स के मध्य कई बार संघर्ष होता है। तो उस दौरान एडम्स का पलड़ा भारी रहता है और मीर कासिम को 4 बार इसने पराजित किया जाए। मीर कासिम पराजित होकर वहां से निकल जाता है हताश होकर और पटना पहुंचता है। पटना पहुंचने के बाद जो अंग्रेज अधिकारियों को इन्होंने बंदी बना रखा था और जमींदार जो रामनारायण बिहार का था उसे बंदी बना रखा था और जितने भी व्यापारी थे उनको बंदी बना रखा था, सेठ साहूकार, उनकी हत्या मीर कासिम के द्वारा कर दी जाती है और मीर कासिम वहाँ से भाग के बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला के पास चला जाता है और शुजाउद्दौला से अंग्रेज़ों के विरुद्ध मदद मांगता है और इसी तरह तीनों के द्वारा एक ग्रुप बनाया और वहीं उनमें साथ मिल जाता है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी। शुजाउद्दौला के पास मीर कासिम अपना भारी भरकम खजाना 10 करोड़ का खजाना लेकर जाता है। तो मीर कासिम के खजाने को हथियाने के लिए शुजाउद्दौला भी इसका समर्थन करता है और उसकी नज़र मुख्यतः उसके खजाने पर होती है। शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय अंग्रेज़ों से भी निरंतर वार्तालाप करते रहते हैं और उनसे भी संपर्क में रहते हैं। दोनों तरफ से वह फ़ायदा दोमुही चाल चलते हैं। इस तरह 6 महीने पश्चात किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं होता। उसके पश्चात जब शुजाउद्दौला की बातों पर अंग्रेज़ों द्वारा अत्यधिक ध्यान नहीं दिया जाता तो शुजाउद्दौला ने भी मजबूर होकर मीर कासिम का साथ देना ही निश्चित किया, क्योंकि पहले इन दोनों में दुश्मनी थी। तो मीर कासिम
सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने अंत में अंग्रेजों के साथ संघर्ष करना ही उचित समझा और युद्ध की परिस्थितियां अवश्यंभावी हो चुकी थी। और इस तरह मीर कासिम को वहाँ के बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया गया और मीर जाफर के साथ पुनः समझौता कर उसे मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब बात करते हैं तो जब दोनों पक्षों की तरफ से युद्ध की तैयारी हो जाती है उसमें तो बक्सर का मैदान है, जो बक्सर का मैदान वहाँ दोनों की सेनाएं आपस में आकर लड़ी। कलकत्ता काउंसिल ने जो अंग्रेज अधिकारी मुनरो है उसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना भेजी, जो एक कुशल और योग्य सेना नायक था। तो ये दोनों सेनाएं मीर कासिम, सुजाउद्दौला, अलीगढ़ की संयुक्त सेनाएं भी बक्सर के मैदान में आकर डट जाती है। मुनरो 8000 सैनिक लेकर आता है, लेकिन इनकी सेना 3 गुनी होती है इससे, और इन दोनों के मध्य संघर्ष होता है। 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध होता है, जिसे कहा जाता है, कई इतिहासकारों ने कहा है, जो प्लासी के अधूरे कार्य को बक्सर के युद्ध ने पूरा कर दिया। इनमें 825 सैनिक इनकी तरफ से मरते हैं अंग्रेजों की तरफ से, और नवाब की तरफ से 2000 सैनिक मरते हैं। इनमें आपसी तालमेल नहीं रहता है, फूट होती है, जिस कारण से ये युद्ध में पराजित हो जाते हैं। और यहाँ अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता भी साबित होती है, क्योंकि अब की बार प्लासी के युद्ध की वजह षड्यंत्र की बजाय इन्होंने सीधा संघर्ष किया था। मुनरो द्वारा सुजाउद्दौला के कई अधिकारियों को प्रलोभन देकर अपनी तरफ मिला लिया गया और इस तरह युद्ध में विजय प्राप्त कर ली गई और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय निश्चित विजय होती है। अंग्रेजों की विजय होने के पश्चात अभी तक तो अंग्रेज बंगाल में ही थे और पूरे भारत के लिए इनके दरवाजे खुले जाते हैं। 1765 ईस्वी में सुजाउद्दौला द्वारा और प्रयास किया जाए। सुजाउद्दौला और मल्हारराव होलकर के मध्य समझौता होता है और एक कड़ा के मैदान में एक युद्ध होता है अंग्रेजों और मल्हारराव होलकर, जो मराठा नेता है, जो मराठा सरदार है एक, इनके मध्य युद्ध होता है। ये मराठा सरदार है मल्हारराव होलकर और सुजाउद्दौला, जो नवाब का अवध का बंगाल है। इन दोनों ने अपनी संयुक्त सेना लेकर कड़ा के मैदान में युद्ध किया, जिसमें भी इन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ता है। अंत में मजबूर होकर सुजाउद्दौला द्वारा समर्पण कर दिया जाता है अंग्रेजों के समक्ष और मीर कासिम दिल्ली चला जाता है। 1777 ईस्वी में मीर कासिम की मृत्यु हो जाती है गुमनामी में दिल्ली में। 1777 ईस्वी में मीर कासिम की मृत्यु हो जाती है। मीर कासिम की मृत्यु 1777 ईस्वी में दिल्ली में हो जाती है और इस युद्ध में बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना को और मजबूती प्रदान की। अब पूरे भारत के दरवाजे अंग्रेजों के लिए खुल चुके थे और मीर कासिम की पराजय हुई बक्सर के युद्ध में और सुजाउद्दौला को भी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। शाह आलम द्वितीय को भी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी और अंग्रेजों जो दिल्ली का मुगल बादशाह था उसको भी अंग्रेजों के अधीन होना पड़ा और अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो इस तरीके से आज हमने बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के तहत मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष के बारे में पढ़ा है और बक्सर के युद्ध को भी पढ़ा है और आगे की क्लासों में हम आगे निरंतर बाकी जो बचा है उसको पढ़ते रहेंगे। तो आज की क्लास में अब इतना ही होगा। किसी तरह की समस्या हो, कोई चीज़ें पूछनी हो, आप कमेंट्स के जरिए पूछते रहिए और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।